नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कल हुआ वैसा ही हुआ आज। कल बिरला 5 मिनट में कुर्सी छोड़कर भागे थे, आज भी 5 मिनट में ही कुर्सी से उठ गए। विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा है। गृह मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें या फिर वक्तव्य दें कि पैलेट गन किसने चलाई, बताएं कि AK-47 किस आधार पर चली और मौजूदा स्थितियां क्यों बनी। कल भी एक बच्चे ने जान दी है और उसने सुसाइड नोट छोड़ा है। ये सब प्रतिक्रियाएं चल रही। आखिर संसद से मोदी और शाह क्यों भाग रहे हैं? वो 56 इंची प्रधानमंत्री हमारा कहां गया? वो गृह मंत्री जिसने 20 बार मेज चटका दी संसद की, ठोक ठोक कर कि ये मोदी शाह की सरकार है, ये सच रखती है, तो अब सच कहां चला गया? एक वर्ग है जो बीजेपी का भी ये चाहता है कि मोदी शाह से विदाई की बेला आ गई है, इस युग का समापन करो। मुरली मनोहर जोशी हैं, सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी हैं, आसाम के एक मंत्री की बेटी है, और उस सब के बावजूद कल एक बीजेपी के पूर्व महासचिव, ऐसे ढेरों हैं लोग जो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस युग के समापन का वेला आ गई है, समापन का वक्त आ गया है। सर, पहले आपकी टिप्पणी लेंगे कि आखिर संसद से क्यों भाग रहे हैं, क्या वजह, फिर हम वो लोकसभा अध्यक्ष का जस्ट वीडियो, 2 मिनट की टिप्पणी के बाद जस्ट वीडियो अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे भागे हैं। देखिए, आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह रणछोड़ दास बन गए। वैसे तो खैर नरेंद्र मोदी अपने पूरे जीवन में ज्यादातर बड़ी चुनौतियों के समय पलायन ही करते रहे हैं। हम उनके निजी जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं करते, कभी नहीं की, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भी वे ज्यादातर कठिन मौकों पर भाग खड़े होते हैं। गलवान घाटी की घटना हो तो वे चीन को सर्टिफिकेट देकर गायब हो जाते। ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, अमेरिका के हस्तक्षेप से सीज फायर हुआ हो, आज तक एक शब्द नहीं बोले। लेकिन वे सारी चीजें अतीत की हो गई। जो राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी अब अतीत हैं और अतीत वर्तमान से नहीं लड़ सकता। बड़ा अच्छा कोटेशन जैसा बना दिया राहुल गांधी ने। वर्तमान उनके सामने मुंह बाए खड़ा है जंतर मंतर पर। वर्तमान उनके सामने मुंह बाए खड़ा है पटना से लेकर भोपाल और देश के 150, 200, 250 शहरों में, शहर कस्बे सब जोड़ लीजिए उसमें। इसलिए अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाग रहे हैं। वे जितना झूठ बोलते हैं, उनके मंत्री जितना झूठ बोलते हैं, उनका झूठ 5 मिनट के अंदर बेनकाब हो जाता है। इसीलिए अब वे संसद का सामना नहीं कर पा रहे। सड़क पर आने की तो हिम्मत उनमें से किसी की नहीं है। आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री का इतना सीना नहीं है, 560 इंच का, 56 इंच का, 5.6 इंच का, जो भी है वो हमें नहीं पता उसकी नाप, लेकिन उनके सीने में, उनके कलेजे में आज की तारीख में इतनी दम नहीं है कि वे जंतर मंतर पर देश के महानायक के रूप में युवाओं के बीच में जा सके। युवाओं ने तो फिर कल इकट्ठा होने की चुनौती दे दी है, चेतावनी दे दी। बची रही जगह संसद। संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, प्रधानमंत्री उसके मुखिया हैं, सदन के नेता हैं। वे पिछले 12 सालों में ज्यादातर मौकों पर सदन से भी गायब होते रहे, भाग खड़े होते हैं। महिला सांसदों के डर के मारे दरवाजे तक आए थे, मकर द्वार तक, और भाग गए थे वापस। ओम बिरला ने कह दिया, सर मत आइए, खतरा है बहुत, महिलाएं कुछ भी कर गुजर सकती। जी, उनके दांत हैं। हाँ, उनके दांत भी हैं, नाखून भी हैं। और ये बात तो बीजेपी के एनडीए के घटक दल के बड़े नेता ने कही थी, और स्पीकर ने आसंदी से स्वीकार किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सचेत किया था कि मत आइए, वरना महिला सांसद आपको बख्शेंगी नहीं। पंजाब में कई किलोमीटर दूर बैठे किसानों से डर के मारे भाग आए थे, अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस आ गया। अब तो राहुल और
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारी विपक्षी पार्टियां एकदम चढ़ाई पर उतारू। अब संसद का सामना कैसे कर सकते हैं? मुझे ध्यान नहीं है कि जब से ये मामला 20 जुलाई से हुआ है, प्रधानमंत्री ने सदन का सामना कब किया। दिल्ली में गोलीबारी, फायरिंग तो अभी नहीं कह सकते। हाँ, टीयर गैस भी फायर ही होती है, टीयर गैस है, पैलेट गन है, वो तो फायरिंग ही है, लाठीचार्ज है। इस घटना के बाद संसद में आए हैं कि शिव कुमार, मेरी जिज्ञासा है। मेरे ख्याल से 20 जुलाई के बाद आए भी होंगे तो अपने दफ्तर में बैठकर वापस चले गए होंगे, सदन में नहीं आए। तो बस शुरुआत वाले ही दिन थोड़ी देर दिखे थे, शुरुआत वाले दिन जिस दिन उसके बाद तब हमारे उस दिन से संसद कैसे चल रही है? चलिए, प्रधानमंत्री सामना नहीं कर रहे, जैसे ही राहुल गांधी खड़े हुए थे वो तभी निकल गए। और कल भी एक वीडियो आया है जो एक बिल पेश करके संसद से भागे हैं अमित शाह, वो वीडियो भी कल तेजी से वायरल है। बिल्कुल, तो आज की कार्रवाई का वीडियो दिखा दें, देश देख ले कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे सदन नहीं चलने दे रहे हैं। दिखाइए वीडियो। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सर्वेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा संदेश जाता है कि हम खेलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी जिस कड़ी मेहनत से स्वर्ण, रजत, कांस्य जीतते हैं और संसद उनका अभिवादन करती है, 140 करोड़ जनता अभिवादन करती है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। सर, हंगामा शुरू हो गया जैसे ही खिलाड़ियों की बात खत्म हुई। हम पीछे से जो आवाजें आ रही हैं शिव कुमार, वो हम बता देते हैं क्या कह रहे हैं। जब आप क्या चाहते हैं? नो, मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप
प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। सर बात हो रही है गृह मंत्री की और कृषि मंत्री उत्तेजित हैं। हम तो समझ नहीं उत्तेजित पा हैं। रहे। आग्रह है वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रूप से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब हम अपने दर्शकों को बता दें शिव कुमार कि जैसे ही माननीय स्पीकर महोदय ने मीराबाई चानू का नाम लिया जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है, वैसे ही विपक्ष की बेंचों से आवाज आई कि मणिपुर अब भी जल रहा है। मीराबाई चानू मणिपुर की ही रहने वाली हैं, लगातार बहुत बार पिछले 3 साल से अपील कर रही हैं, सरकार मणिपुर की सुध नहीं ले रही। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं। ये सदन में उत्तेजित कैसे होते हैं और क्यों होना चाहिए? जवाब देने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं, प्रस्तुत हैं, समझ में आता है। शिवराज जी उत्तेजित किस बात से हो रहे थे भाई? और आपका तो कोई प्रश्न ही नहीं था। सवाल पूछा जा रहा है गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से। जवाब दीजिए कि सीवान में AK-47 कैसे चली, 3 छात्रों को गोली लगी है। रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्टी कमांडेंट ने स्वीकार कर लिया है कि कौन कौन से हथियार दिल्ली में इस्तेमाल किए गए। प्लास्टिक पैलेट गन चली है, मान लिया उन्होंने। बाकी के जो इलेक्ट्रिक शॉक वाले हथियार हैं, घातक हथियार जिनका उल्लेख राहुल गांधी ने किया अपनी चिट्ठी में, उनका इस्तेमाल भी स्वीकार कर लिया है। कितने राउंड, कौन कौन सी चीजें चली हैं, सब कुछ मान लिया है। और संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता और सांसद पूरी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। सीवान के एसपी ने तो सस्पेंड कर दिया उस पुलिसकर्मी को, और वो उन्हीं की सुरक्षा में तैनात था। सीवान के एसपी के पर्सनल स्टाफ में था वो, जिसने AK-47 से फायर किए। इन चीजों के जवाब नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास, इसलिए अब वे भाग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए इस पूरी लड़ाई में वे RSS को भी निशाने पर रखे हुए हैं। शुरू दिन से, पहले दिन से राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबके पीछे RSS जिम्मेदार। जो परसों चिट्ठी लिखी थी उसमें भी स्वयंसेवक शब्द था, सीधे सीधे सिविल क्लॉथ वाले जो डंडाधारी थे उनके बारे में राहुल ने लिखा। और अब कल 28 तारीख को दिल्ली में एक जलसा होने जा रहा है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो पोस्टर दिखा दें उस आयोजन का, फिर आगे उस पर हम बात करेंगे। 28 तारीख को दिल्ली में एक संगोष्ठी हो रही है। उस संगोष्ठी में RSS का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, इस पर परिसंवाद है। देखिए पोस्टर आपके पास है। वाई रजिस्ट्रेशन ऑफ RSS इज नेसेसरी, संघ का पंजीयन क्यों अनिवार्य और आवश्यक है। नेशनल कॉन्क्लेव है, राष्ट्रीय परिसंवाद, और इसमें वक्ता कौन है देख लीजिए। प्रियंक खड़गे, प्रशांत भूषण, हरितोष सिंह बल, डॉक्टर उदित राज। प्रियंक खड़गे कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट हैं, हरितोष सिंह बल एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं कैरेवन मैगजीन के, और उदित राज भूतपूर्व सांसद हैं। ये है वो पोस्टर। तो इस वक्त जो लड़ाई कांग्रेस और राहुल गांधी ने RSS के खिलाफ छेड़ी है, उसे अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अब इस परिसंवाद को लोगों को सुनना चाहिए। बताएंगे प्रशांत भूषण, प्रियंक खड़गे, हरितोष सिंह बल और उदित राज कि रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है RSS का। हम और आप तो 20 बार चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी NGO को अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है।
अपना और लोखा एनजीओ जे प्रधानमंत्री ने बताया और एनजीओ प्रधानमंत्री ने एनजीओ, बताया। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह ही नहीं रहे उससे। खुद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से एनजीओ कह चुके हैं। तो भाई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराएंगे आप? देखते हैं अब आप कौन कौन से तर्क लेकर आते हैं। सर एक और संसद के गेट की तस्वीर आई है जहां अखिलेश यादव एक नेतृत्व कर रहे हैं, जी, और शायद इन्हीं तस्वीरों की वजह से शाह और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। ये देखिए 10 साल 20 प्लस, 10 साल 20 बहुत प्लस, भाजपा सरकार के 10 साल 20 प्लस हो गए। अब सब इस काली किताबिया जैकेट में, पहने हुए। जी, इस अब ये किताब में तस्वीरें अंदर, गेट की देखकर कैसे आए, सवाल ये है। और देखिए विपक्ष रोज नए नए प्रयोग करके आता है, रोज एक न एक नई चीज पेश कर दी जाती है। जब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी का आईटी सेल, उनकी सोशल मीडिया टीम किसी सिंबॉलिक विरोध का कार्ड ढूंढते हैं, उसके प्रतिरोध में, उसके प्रतिकार में सोचते समझते हैं, तब तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल कोई नया जुमला लेकर आ जाते हैं। वो जो जंतर मंतर पर नारे लगे थे कि बलात्कारी कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में, दान की रकम कहाँ मिलेगी, बीजेपी के दफ्तर में, वो नारे जंतर मंतर से उठकर संसद परिसर में पहुंच गए। वो वीडियो आपने कल देखा होगा, प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम लोग वही नारे लगा रहे थे जो जैन जी ने जंतर मंतर पर लगाए थे। इन नारों का सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी को 560 इंच का सीना पेश करना पड़ेगा। क्यों नहीं संसद में आके जवाब देते? गृह मंत्री क्यों नहीं बताते कि हाँ गलत हुआ है, पैलेट गन नहीं चलना चाहिए थी, AK-47 का उपयोग भी पूरी तरह से गलत है। AK-47, हम पैलेट गन के बारे में तो बहुत विस्तार से 2-3 बार बता चुके हैं। AK-47 के लिए भी एक निर्धारित प्रोटोकॉल, उसका इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है, नक्सलवादी इलाकों में ऑपरेशन के दौरान, सामान्य परिस्थिति में नहीं हो सकता। सचमुच में मुठभेड़ चल रही है, आमने सामने गोली चल रही है, तब आप इस्तेमाल कर सकते। आतंकवादी घटनाओं में, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के समय, सिविल सोसाइटी पर इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? और वो भी ये कोई दंगाई भीड़ नहीं थी। ऐसा तो नहीं हुआ था कि सीवान में कोई बड़ी आगजनी हो गई थी, लोग मारे गए थे, सड़कों पर कत्लेआम छिड़ा हुआ था। वो तो दौड़ते हुए आया सिरफिरों की तरह और फायरिंग शुरू कर दी। और AK-47 की गोली जिन छात्रों को लगी है, उनकी जिंदगी तो अभी भी खतरे में होगी। कौन गारंटी ले सकता है कि AK-47 की गोली लगने के बाद कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा? हम तो कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबकी जिंदगी बनी रहे। एक कौन और है जिसका आपने शुरू में उल्लेख किया था, असम के एक मंत्री की बेटी जिसने विशुद्ध गाली दी है प्रधानमंत्री को नारे के रूप में। उड़ीसा की सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, धमकाने के बावजूद उनकी मां के PA ने, पर्सनल असिस्टेंट ने धमकाया, फिर भी उन्होंने पोस्ट नहीं हटाई, उल्टा एक और पोस्ट लिख दी। देवेंद्र फडणवीस की सुपुत्री का नाम भूल गए आप, उन्होंने भी समर्थन किया आंदोलन का, युवाओं की इस मांग का। तो क्या इसीलिए उन्हें तत्काल दिल्ली बुलाया गया उस दिन? हो सकता है यही वजह रही हो भाई, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार में से भी अगर आवाज उठ रही है तो ये नरेंद्र मोदी की सत्ता को सीधी चुनौती है। सर उस बेटी के साथ या महिला के साथ जो घटना घटी, एक पुलिस वाला ठेल रहा था पीछे से, उसे देख के कौन महिला नहीं आतंकित होगी, कौन महिला नहीं आवाज उठाएगी? वो चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, या आम नागरिक हो, किसकी आत्मा और दिल नहीं पिघलेगा? हमारे यहाँ तो इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा घिनौनी बात, इससे बड़ा घिनौना चित्र कोई हो सकता है? और ये वो लोग हैं जो नारी को देवी बता के पूजने की बात करते हैं। अभी नवदुर्गा आएगी, आप देखिए घर घर कन्या पूजन होगा, और यही लोग, भगवा ब्रिगेड के लोग ही सबसे ज्यादा यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये श्लोक का सबसे ज्यादा वाचन तो यही लोग करते हैं, राग अलापते हैं। और इन्हीं के राज में, इन्हीं के लोगों द्वारा नारी का सबसे ज्यादा अपमान होता है।
ये तो बलात्कारियों के स्वागत में, वंदन अभिनंदन में पलक पावड़े बिछा देते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी, उसकी दुधमुही बच्चे के हत्यारे जब जेल से छूटकर आए थे तो गुजरात में कैसा स्वागत हुआ था उनका। कुलदीप सेंगर के समर्थन में नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन बरखा त्रेहान पोस्टर लेकर खड़ी होती दिल्ली में, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। वही बरखा त्रेहान जिसकी राखी नरेंद्र मोदी की कलाई पर, जो अभी भी पहुंच गई थी जंतर मंतर, अभी भी पहुंच गई थी स्याही फेंकने, इसीलिए मैंने याद दिलाया। कल हम लोगों ने एक जिक्र किया था टीजी, क्या नाम है उनका, टीजी मोहनदास, संघ के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, आरएसएस के कथित सर बौद्धिक बौद्धिक हैं। प्रमुख की बुद्धि का ये हाल है तो फिर संघ का क्या हाल होगा, मुझे जरा सा विस्तार कर दीजिए। देखिए, बुद्धि से इनका वैसे दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं। अच्छे उच्चारित होने वाले पदनाम रखे जाते ना, सर संघ चालक, बौद्धिक प्रमुख, इस तरह से बड़े अच्छे दिखने में लगे हैं, लेकिन असल में इनकी कथनी करनी क्या है वो ऐसे अवसरों पर पता लगती है। टेलीविजन चैनल पर बैठकर वो टीजी मोहनदास कह रहा था कि जंतर मंतर पर बैठने वाली महिलाएं सामूहिक बलात्कार के लायक हैं, और बलात्कार हो भी जाएगा तो वे शिकायत नहीं करें। सर और उस मैं चैनल और होता तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कायदे से तो होना चाहिए, इतनी, ये तो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। सीधे सीधे बलात्कार के लिए दुष्प्रेरित करने का आह्वान है, कृत्य है। सीधे सीधे नरसंहार की धमकी है। वो कह रहा है कर्फ्यू लगाकर मैं अंधाधुंध गोली चलवाता, 2-4 लोग मरते तो क्या होता, 40 मिनट में धरना खत्म हो जाता। सीधे सीधे संहार की धमकी है ना। ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। कानून का राज होता तो अब तक जेल में होता ये टीजी मोहनदास, जो भी है वो। तो इन परिस्थितियों में जो हम बात कर रहे थे, बीजेपी के घरों बीजेपी नेताओं के घर के भीतर भी अब एक विभाजनकारी रेखा खिंच गई है। अब तक तो बीजेपी आरएसएस ने हर अच्छे घर में, हर घर में हिंदू मुस्लिम की लकीर खींची थी, अब तो उनके घर में लकीर खिंच गई है। ये तो वे उदाहरण है जो सामने आ गए। एक और जोड़ लीजिए, भूले से नाम बिसरा गया था, विष्णुदत्त शर्मा, खजुराहो के सांसद, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, उनकी धर्मपत्नी स्तुति मिश्रा नाम है शायद उनका, उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। उनका ट्वीट भी हटवा दिया गया बाद में, पार्टी की तरफ से डांट पड़ी होगी वीडी शर्मा पे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कह के ट्वीट डिलीट करा दिया, लेकिन उन्होंने खुलकर लिखा था, छात्रों के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। ये तो वे उदाहरण है जो सामने आ गए सोशल मीडिया की वजह से, या पब्लिकली वो असम के मंत्री की बेटी का वीडियो वायरल हो गया कि वो गाली दे रही है, नीम का पत्ता कड़वा है ... जिनकी तस्वीरें, वीडियो, पोस्ट सामने नहीं आई है, ऐसे कितने भाजपा नेता होंगे जिनके घरों में कलह चल रही हो। कितने ऐसे नेता या नेतने होंगी जिनके पति या पत्नी, बेटे बेटियां घर में कह रहे होंगे कि ये जो दिल्ली में हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, हम नहीं है नरेंद्र मोदी के स्टैंड के साथ। कलह मची होगी घर में, सिर्फ उन घरों में जहां जिंदा जमीर वाले लोग होंगे। बाकी अगर जैसे आरएसएस और बीजेपी के नेता होते हैं, उनके परिजन भी अगर वैसे ही हो गए होंगे तो फिर कोई बात नहीं, चलने दीजिए गोली, चलने दीजिए पैलेट गन। तो नरेंद्र मोदी भाग विपक्ष से भी रहे हैं और अब अपनों से भी भाग रहे हैं, जिन पर उन्हें भरोसा था कि ये हमारा तो अनंत काल तक साथ देंगे, वो लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है। सर बस अंतिम सवाल छोटा सा मैं एक जानना चाहूंगा, तो क्या ये सर जो 19 दिन का संसद का मानसून सत्र बुलाया गया था, जिसमें आज 6 दिन गुजरने, 7वां दिन हो गया, आज 5 पिछले में हो गए, दूसरा दिन आज है दूसरे वीक में, यानी एक दिन और गुजर गया तो लगभग आधे दिन के नजदीक आ जाएंगे, कार्यवाही तो शून्य है। अब कोई नहीं कहेगा भाजपा का नेता कि भाजपा की कमी से जो करोड़ों रुपया घंटे लगते हैं, अब कोई ट्वीट करने नहीं आएगा। सर जाए प्रधानमंत्री जवाब दे
और सर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मणिपुर को लेकर जब विपक्ष ने सवाल किए तब भी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। अभी आपने जिक्र किया कि उन्हें गोल्ड के पुरस्कार की तो याद है, लेकिन ये याद है वो उस खिलाड़ी किस राज्य की रहने वाली है? उन्हें ये याद है कि बिहार में AK-47 चलाने वाला कौन है? सत्ता तो तुम्हारी है, डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल फायर हो रहे हैं, तो ये कौन जिम्मेदार है? क्या सर संसद चलेगी या फिर ऐसे ही ये सत्र भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, जैसे पिछले कई सत्र इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ते रहे हैं और बीजेपी सरकार और उसके समर्थक विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि ये संसद नहीं चलने दे रहे, जबकि संसद को, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की। आज विवेक तनखा ने फिर याद दिला दिया अरुण जेटली का बयान, अभी ट्विटर पर थोड़ी देर पहले पोस्ट किया उन्होंने। अरुण जेटली कहा करते थे जब वे विपक्ष में थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सबके बयान है कि सदन चलाना ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की नहीं। और अब जब सरकार में है तो सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष के सर। ये तो इमली के पत्ते पे गुलाट खा जाते हैं। कल क्या बोलते हैं, आज क्या बोल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। कल तक नंदन नीलेकणी 8 अप्रैल 2014 के दिन तक पापी थे। नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2014 को बेंगलुरु में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा की थी। अनंत कुमार चुनाव लड़ रहे थे, नंदन नीलेकणी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तब मंच पर कहा था नरेंद्र मोदी ने, देखिए कांग्रेस की कितनी खराब हालत है, एक हजारों करोड़ रुपए के आसामी को, मालिक को टिकट दे दिया है, प्रत्याशी बना दिया है, जिसका कोई आधार नहीं। ये भी कहा था नंदन नीलेकणी ने पता नहीं कौन से पाप किए हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की डांट सुननी पड़ी। वही नंदन नीलेकणी यहाँ खड़े, यहाँ बैठे हैं कंधे पर नरेंद्र मोदी के, खुद ही उठाकर लाए, कंधे पर सवार कर लिया, अब वही बचा रहे हैं आप। तो कैसे नरेंद्र मोदी 56 इंच के शहंशाह हैं, जिन्हें गाली देते हैं उन्हीं को गले लगाते हैं। कपिल मिश्रा हो, अजित पवार हो, अशोक चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनमें से कौन ऐसा है जिसने नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह शुद्ध हिंदी में नहीं समझाया है जब वो कांग्रेस में रहा करते थे? सिंधिया जी तो संसद में मोदी के सामने कहते थे ये जीरो हैं, जीरो, ऐसे जीरो बनाकर बताते थे। और एक वो भाषण भी बड़ा वायरल, बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, ऐसे ही बोला था सिंधिया जी ने, सर्च करिएगा, सुनिएगा। है सर, सुना है। हमने तो पिछले 2020 से अब तक 200 बार सुनवा दिया है देश को, ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। आज 24 घंटे ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं के कसीदे काढ़ रहे। तो ये तो बलिहारी नरेंद्र मोदी की भी है कि जो उनकी मनोहर कहानियां सुना रहा था दिल्ली विधानसभा में, वो उनकी दिल्ली सरकार में मंत्री है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया विदेश में हीरो, देश में जीरो कहते थे नरेंद्र मोदी को, वो सिंधिया मोदी के ही मंत्रिमंडल में मंत्री है। इसलिए नरेंद्र मोदी की कथनी करनी को समझने की जरूरत है। संसद का सत्र ऐसे ही चलेगा क्योंकि सरकार जवाबदेही तय नहीं करना चाहती, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बर्दाश्त कर लिया मोदी जी ने, अमित शाह का इस्तीफा अकल्पनीय है, न कोई इस्तीफा ले सकता है न वे कभी देने वाले, ये समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी के जीते जी अमित शाह को इस तरह बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से नहीं निकाल सकते, अपने कूचे से नरेंद्र मोदी, असंभव है। लेकिन यही सबसे बड़ी परेशानी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कि कांग्रेस और विपक्ष अब इस मुद्दे पर समझौता करने को तैयार नहीं है। अंतिम बात, कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभी होने वाला है दिल्ली में, उसकी डेट आ गई है कैसे कुमार? अभी तो सर इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाद पटना में, उसके बाद दिल्ली में, अभी 3 बाकी है, 2 ही हो पाए। अभी कोई स्थगित तो हुआ नहीं है, कोई टले हैं, सिर्फ डेट आगे बढ़ी है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि छात्रों की गूंज नहीं रुकेगी।
नहीं, उन्होंने उसी दिन कह दिया, उसी दिन कह दिया जिस दिन सरकार ने समझौता किया सीजेपी से, राहुल गांधी ने उसी दिन कह दिया। तो अब जिस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस के बुलौए पर दिल्ली में छात्र इकट्ठे होंगे, उस दिन की जरा कल्पना कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है एक मामूली पत्रकार के नाते, इस बार कांग्रेस बहुत बड़ी तैयारी करके दिल्ली में छात्रों की गूंज करने जा रही है। जी शुभ। नहीं सर, इस बार छात्रों की गूंज में जो जंतर मंतर पर भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ होगी, ताकि देश में संदेश ऐसा जाए। लगता है? नहीं, ऐसा लगता है, मेरा अपना आकलन है, हो सकता है इसके विपरीत हो और कम आए, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ऐसा लग रहा है। तो सर, इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।